नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मटेरियल ऑफ ए प्रिज्म ऑफ एंगल 45, 45 एंड 90 डिग्री। मतलब दो एंगल इसमें 45 है, ये वाला बी एंगल 45 है, सी एंगल 45 है और ए एंगल जो है वो आपका 90 डिग्री है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.5। ठीक। द पाथ ऑफ द लाइट रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द हाइपोटेन्यूज साइड इज शोन। ठीक। तो ये सिंपली पूछ रहे हैं कि जो लाइट यहाँ से सीधे गिर रही है बी सी सरफेस पे परपेंडिकुलर यहाँ से एंटर कर रही है, क्या वो ए बी सरफेस पे टी आई आर करेगी या नहीं करेगी। ठीक है, टी आई आर करेगी कि नहीं करेगी। ठीक। और अगर ये ए बी सरफेस पे टी आई आर करेगी तो अब ए सी पे भी करेगी, क्योंकि सिमेट्रिक बात है, और ए बी पे नहीं करेगी तो ए सी पे भी नहीं करेगी। ठीक। तो जरा चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्टिकल नॉर्मल बनाएंगे तो इस तरह से आपका ऑप्टिकल नॉर्मल बनेगा, ये ऑप्टिकल नॉर्मल बनेगा इस तरह से, ये ऑप्टिकल नॉर्मल हो गया। ठीक। और अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात करेंगे तो ये एंगल 45 हो जाएगा। एक अलग से डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ से ही लाइट नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है इस तरह से, ये सरफेस का ऑप्टिकल नॉर्मल है और एंगल्स देख लेते हैं। तो ये एंगल 45 है, ये एंगल 90 है, तो ये 45 हो जाएगा, तो ये वाला भी 45 हो जाएगा। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया 1.5। अब हमें ये देखना है कि इसका टी आई आर होगा कि नहीं होगा, लाइट रे रिफ्रैक्ट करके बाहर निकलेगी कि टी आई आर हो जाएगा। तो टी आई आर करने के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होना चाहिए, तो साइन थीटा, क्रिटिकल एंगल निकाल लेते हैं चलो, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लेते हैं। ठीक है। तो साइन, अगर साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1/μ, अगर मैं ये कहूँ 45 क्रिटिकल एंगल है तो म्यू कितना होना चाहिए, तो साइन 45 1/√2 हो जाएगा। 1/√2 इज इक्वल टू 1/μ, तो म्यू जो आ जाएगा वो 1.414 आ जाएगा। इसका मतलब सिचुएशन ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको कम से कम 1.4 तो चाहिए ही चाहिए, उससे ज़्यादा हो तो और बढ़िया है, और हमारे पास उससे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अगर आप चाहते हो 45 पे टी आई आर हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम से कम कितना चाहिए, 1.414 चाहिए, उससे ज़्यादा होगा तो और बढ़िया है। तो इसका मतलब हमारे पास ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो 45 पे टी आई आर होगा। तो लाइट रे का यहाँ भी टी आई आर होगा, फिर सेकंड सरफेस पे भी टी आई आर होगा, सिर्फ एक ही जगह नहीं टी आई आर होगा। ठीक है, सेकंड सरफेस पे भी यहाँ पे जब ये लाइट रे यहाँ पहुँचेगी इस तरह से तो यहाँ भी टी आई आर होगा और लाइट रे इस तरह से बाहर आएगी। तो आंसर जो बनेगा आपका वो आपका बनेगा ए पार्ट, दोनों जगह टी आई आर होगा लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उसमें कह रहे हैं एंगल ऑफ प्रिज्म ए दिया है और एक सरफेस जो है वो सिल्वर्ड है और लाइट रेज इंसिडेंट एट एन एंगल 2a ऑन द फर्स्ट सरफेस, रिटर्न बैक थ्रू द सेम पाथ। डायग्राम बनाएंगे। तो ये आपका प्रिज्म है जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म ए है और सेकंड सरफेस जो है वो सिल्वरिंग करी हुई है, पॉलिश्ड है, मिरर की तरह बिहेव करेगी। और लाइट रे इंसिडेंट हो रही है फर्स्ट सरफेस पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस 2a है। ये जो एंगल है ये 2a है आपका एंगल, और ये लाइट रे जो है वो सेकंड उसी रास्ते से वापस तब आ सकती है जब ये सेकंड सरफेस पे नॉर्मली हिट करे। सेकंड सरफेस पे अगर ये नॉर्मली हिट करेगी तो जिस रास्ते से जाएगी उसी रास्ते से ये वापस आ जाएगी। अगर सेकंड सरफेस पे नॉर्मली हिट कर रही है, सोच के बताना, तो मुझे बताओ R2 की वैल्यू क्या होगी। तो R2 तो नॉर्मल से एंगल होता है सेकंड सरफेस पे, तो ये 0 हो जाएगा। और अगर R2 0 होगा तो ये R1 क्या होगा, ये वाला एंगल जो R1 है, ये वाला जो एंगल R1 होगा वो प्रिज्म का एंगल बन जाएगा जो कि A है। ठीक। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम म्यू मान लेते हैं और पहली सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाने जा रहे हैं, तो ये आ जाएगा 1 sin 2a इज इक्वल टू आएगा म्यू साइन ए। साइन 2a को एक्सपेंड कर देते हैं तो वो जाएगा 2 sin a cos a इज इक्वल टू म्यू साइन ए। तो साइन ए से साइन ए क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आएगा वो कितना आएगा, वो आ जाएगा 2 times cos a। तो आपका आंसर बनेगा बी पार्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो वही है जो अभी हमने किया, उसमें आइसोसेलेस राइट एंगल प्रिज्म। आइसोसेलेस राइट एंगल प्रिज्म का मतलब ये हो गया, एंगल ए 45 होगा और एंगल बी भी 45 होगा और ये सी 90 डिग्री है, और लाइट रे ऐसे आ रही है और दो जगह TIR करके वापस जा रही है, और इसके लिए हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट किया था। तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये आया था कि भाई √2 से बड़ा या जस्ट बराबर तक हो सकता है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू जो आई थी वो √2 आई थी, लीस्ट वैल्यू मिनिमम वैल्यू इस काम के लिए मिनिमम वैल्यू कितनी आई थी, √2। उससे ज़्यादा हो तो और बढ़िया है। तो आंसर क्या बनेगा आपका, आंसर आपका बनेगा ए पार्ट। When light of wavelength lambda is incident on an equilateral prism kept in its minimum deviation position, ठीक है, it is found that angle of deviation equal to angle of prism itself. The refractive index of the material of the prism for the wavelength lambda is, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें निकालना है उसी लाइट के लिए। तो मिनिमम डेविएशन के केस में कह रहे हैं कि मिनिमम डेविएशन और एंगल ऑफ प्रिज्म सेम हो जा रहे हैं। अब मिनिमम डेविएशन होता क्या था, तो मिनिमम डेविएशन होता था 2i - a। ठीक, अब कह रहे हैं मिनिमम डेविएशन है एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर, तो मिनिमम डेविएशन की वैल्यू भी हम किसके बराबर डाल सकते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर। तो ये 2i - a इधर आके 2a हो जाएगा, 2a = 2i, तो i जो है वो a के बराबर आ जाएगा। ठीक, अब हमें निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है म्यू = साइन, अच्छा इक्विलेटरल प्रिज्म है तो इनकी वैल्यू दी है 60 डिग्री। ठीक है, साइन मिनिमम डेविएशन प्लस a/2 अपॉन साइन a/2। तो सारी वैल्यू डालते हैं, देखते हैं क्या आने वाला है। तो ऊपर तो बन जाएगा साइन 60 और नीचे बन जाएगा साइन 30, और साइन 60 होता है √3/2, साइन 30 होता है हाफ, हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर बनेगा √3। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू आ रही है वो आपकी आएगी √3। उसी वेवलेंथ के लिए, जिस वेवलेंथ के लिए मिनिमम डेविएशन हो रहा है, उसी वेवलेंथ के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म के मटेरियल का बनेगा √3। Which of the following diagram shows correctly the dispersion of white light by a prism? तो व्हाइट लाइट का डिस्पर्जन पूछ रहे हैं, कौन सा डायग्राम सही बताएगा। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें, पहले सी और बी में चॉइस हो सकती है बस, क्योंकि लाइट रे मीडियम के अंदर ही डिस्पर्ज होती है, मीडियम के बाहर निकल के डिस्पर्ज नहीं होगी। डिस्पर्जन का जो फिनोमेना है वो मीडियम के अंदर ही चालू हो जाएगा, और इसमें ए वाले में मीडियम के अंदर कोई डिस्पर्जन नहीं हुआ है, और इसमें डी वाले में भी मीडियम के अंदर कोई डिस्पर्जन नहीं हुआ है, तो ए और डी तो होंगे नहीं। अब ज़्यादा बेंडिंग किसकी होती है, तो ज़्यादा बेंडिंग जो होती है वो वॉयलेट लाइट की होती है। ठीक, अच्छा, तो इसमें भी ज़्यादा बेंडिंग वॉयलेट लाइट की है। बेंडिंग मतलब बेंडिंग टुवर्ड्स द बेस, तो ये बेस की तरफ है, बेस इसका ये है, बेस की तरफ ज़्यादा बेंडिंग वॉयलेट की है, इसमें भी ज़्यादा बेंडिंग वॉयलेट की है। लेकिन समस्या ये है कि इसमें रेड और वॉयलेट जो आ रहे हैं ये पैरेलल आ रहे हैं, पैरेलल नहीं होते हैं ये। ठीक है, एंगुलर डिस्पर्जन में इनके बीच में एंगल होता है इन दोनों रेज के बीच में, इसलिए सी आंसर नहीं बनेगा। आंसर बनेगा बी पार्ट। बी में वी और आर के बीच में, वॉलेट कलर और रेड कलर के बीच में थोड़ा सा एंगुलर सेपरेशन है। ठीक है, थोड़ा डेविएटिंग जैसे हैं ये, डिस्पर्जन, एंगुलर डिस्पर्जन इसमें शो हो रहा है, तो इसलिए आंसर बनेगा इसका बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं ट्रायंगुलर प्रिज्म है, ग्लास का, शोन इन फिगर ए रे इंसिडेंट नॉर्मली ऑन वन फेस टोटली रिफ्लेक्टेड। थीटा आपको 45 दिया है, अगर ये 45 है, ये 90, तो ये भी 45 होगा, तो ये वाला एंगल भी 45 होगा। और 45 होने के लिए जो 45 पे अगर TIR हो रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 से बड़ा होना चाहिए, तो ग्रेटर देन 1.41 होना चाहिए, ग्रेटर देन 1.414। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं दो लेंसेज हैं, F1 F2 का रेशियो दिया है, उनकी फोकल लेंथ का 2 और 3, और कॉम्बिनेशन बना रहे हैं नो डिस्पर्जन। तो नो डिस्पर्जन के केस में एक कॉनकेव लेंस होता है, एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, और डिस्पर्सिव पावर का रेशियो पूछ रहे हैं। तो एक F1 अगर पॉजिटिव होगा तो F2 नेगेटिव होगा। ठीक है, F1 एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा ही होगा, क्योंकि नो डिस्पर्जन की इक्वेशन बनती है F1 अपॉन ω1, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ω1 अपॉन F1 प्लस ω2 अपॉन F2 इज इक्वल टू 1, तो ये सॉरी इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0।
तो ये बनेगी इक्वेशन ओमेगा 1 अपॉन F1 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ओमेगा 2 अपॉन F2। तो यहाँ से ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा टी का रेशियो निकालेंगे तो ये आ जाएगा माइनस F1 अपॉन F2। F1 अपॉन F2 का रेशियो 2:3 दिया जरूर है, लेकिन उसमें से एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। तो मैं जो F1 अपॉन F2 का रेशियो लिखूंगा वो 2:3 नहीं, माइनस टाइम्स 2:3, क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस होगा, ये कॉन्केव लेंस होगा। और एक माइनस हमारी इक्वेशन में आ रहा है और एक माइनस मैंने अपनी तरफ से लगाया, तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा 2/3। सो योर आंसर विल बी ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड, वॉयलेट एंड येलो लाइट्स आर 1.42, 1.62, 1.50 रिस्पेक्टिवली फॉर ए मीडियम। इट्स डिस्पर्सिव पावर कितनी होगी ये पूछ रहे हैं। तो ओमेगा निकाल देते हैं। ओमेगा की वैल्यू होती है म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1। तो वॉयलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.62, माइनस रेड का है 1.42 और येलो का जो दिया है वो 1.50 माइनस 1। सब सारी वैल्यू डाल दी हैं, सॉल्व कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंट आई ऑन वन सरफेस ऑफ ए प्रिज्म ऑफ स्मॉल एंगल ए एंड इमर्जेस नॉर्मली फ्रॉम द अपोजिट सरफेस। डायग्राम बनाएंगे तब समझ में आएगा क्या हो रहा है। एक थिन प्रिज्म है, प्रिज्म का एंगल बहुत ज़्यादा नहीं है, और एक लाइट रे इंसिडेंट हो रही है आई एंगल पे, और यहां से सेकंड सरफेस से नॉर्मली बाहर जा रही है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है आपका, और इसमें R2 जो है वो 0 हो गया है। तो जो R1 एंगल होगा वही A के बराबर होगा। ये वाला एंगल भी एंगल ऑफ प्रिज्म A होगा, तो R1 भी A के बराबर होगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दिया है, तो आपसे पूछ रहे हैं कि आई लगभग किसके बराबर होगा। तो हम यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा देते हैं। तो क्या लिखेंगे हम, 1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन ए। अब सिचुएशन ये है कि ये एंगल बहुत स्मॉल होंगे, तो साइन आई को आई लिखा जा सकता है, तो ये आई इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू ए। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर आ गया आपका, म्यू इंटू ए के बराबर। थिन प्रिज्म होगा, एंगल वगैरह काफी छोटे होंगे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 दिया है। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन सफर्ड बाय ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। मिनिमम डेविएशन का एंगल कितना होगा, ठीक है। तो मिनिमम डेविएशन के केस में मिनिमम डेविएशन का एंगल होता है 2i माइनस ए, ये मिनिमम डेविएशन का एंगल होता है, ठीक। या फिर एंगल ऑफ प्रिज्म आपको दिया है तो इस फॉर्मूले को लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एंगल ऑफ प्रिज्म दिया है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है आपको। तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला फॉर्मूला लगाते हैं, और वो होता है साइन मिनिमम डेविएशन प्लस a/2 डिवाइडेड बाई साइन a/2। अब इसमें सारी वैल्यू डालेंगे और यहाँ से हमें मिनिमम डेविएशन की वैल्यू मिलेगी। चलो डालते हैं। म्यू कितना है, √2 इज इक्वल टू साइन मिनिमम डेविएशन प्लस ए कितना है 60 डिग्री बाई 2 अपॉन साइन 60/2 साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2। 1/2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई होकर 1/√2 हो जाएगा। इसका मतलब साइन जो है मिनिमम डेविएशन प्लस 60/2 जो आ रहा है वो 1/√2 आ रहा है। 1/√2 का मतलब ये जो एंगल है आपका 45 होगा। तो साइन मिनिमम डेविएशन प्लस 60 डिग्री अपॉन 2 इज इक्वल टू 45। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 90, 60 को माइनस करेंगे तो मिनिमम डेविएशन जो यहाँ से आ रहा है वो 30 डिग्री आ जाएगा। सो योर आंसर विल बी बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्पर्सिव पावर दिए हैं क्राउन और फ्लिंट ग्लासेस की 0.02 और 0.04 रिस्पेक्टिवली, और एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन बनाना है जिसके फोकल एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ। तो फ्लिंट ग्लास की फोकल लेंथ आपको दी हुई है और क्राउन ग्लास की फोकल लेंथ आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, क्या इक्वेशन लगाएंगे, ω1/f1 प्लस ω2/f2 इज इक्वल टू 0। ओमेगा मान लिया क्राउन ग्लास है और ω2 मान लिया फ्लिंट ग्लास है। तो पहले क्राउन ग्लास की वैल्यू डालते हैं। क्राउन ग्लास की डिस्पर्सिव पावर है 0.02 और फोकल लेंथ हमें शायद निकालनी है f1, प्लस फ्लिंट ग्लास की डिस्पर्सिव पावर है 0.04 और उसकी फोकल लेंथ दी है आपको 40 इज इक्वल टू 0। तो बस निकाल लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, इसको उधर ले जाते हैं। 0.02 अपॉन f1 इज इक्वल टू माइनस 0.04 अपॉन 40। तो इससे कैंसिल करेंगे कितने टाइम, 2 टाइम्स, 2 से कैंसिल करेंगे कितने टाइम्स, 20 टाइम्स। तो फोकल लेंथ -20 आ रही है, मतलब हम 20 सेंटीमीटर लिखेंगे। माइनस साइन तो ये बताएगा कि वो अगर ये कॉनकेव है तो वो कॉन्वेक्स होगा, ये कॉन्वेक्स है तो वो कॉनकेव होगा। तो हम लिखेंगे आंसर के लिए, आंसर में नेगेटिव नहीं लिखेंगे, वो लिखेंगे 20 सेंटीमीटर।